हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में न्यू ईयर भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सब भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। इस 2024 में 2023 तो हमारा बीत ही गया है। जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उन सभी को बहुत-बहुत बधाई और जो अभी इस कतार में खड़े हैं उनका भी सिलेक्शन 2024 में हो ही जाएगा। तो आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम चर्चा करते हैं अपनी जो हम कल अपनी 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पीजीटी होम साइंस के। आज बचे जो हमारे 40 क्वेश्चन थे, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन और अपनी सीरीज का 41 क्वेश्चन। कल हमने लास्ट में सेनिल के बारे में बात की थी, जो कि हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन था। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वह धागा जो किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है। वह धागा जो किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है क्या होता है? क्या वो बाना होता है? क्या वो ताना होता है? क्या वो फिलिंग का धागा होता है? या एक से अधिक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है जो लंबाई की तरफ धागा जाता है वो आपका ताना का धागा होता है, ठीक? क्या होता है? वो आपका ताना का धागा होता है। जब आप कोई कपड़ा बनाते हैं तो उस कपड़े में आप 2 प्रकार के धागों का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है आपका ताना और दूसरा होता है आपका बाना। तो जो आप लंबाई में करते हैं वो आपका ताना होता है और दूसरा वाला जो आपका होता है वो क्या होता है? वो आपका बाना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे डॉट 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 कहते हैं, क्या कहते हैं? वेटिंग बोलते हैं, वेटनिंग बोलते हैं, शेडिंग बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देने से पहले हम समझते हैं, जब हम कपड़े की बुनाई करते हैं, कपड़े को बनाते हैं, तो उसमें 2 प्रकार का मतलब जब हम करघे पर कपड़े को चढ़ाते हैं, तो हम उसपे 2 प्रकार का धागा लगाते हैं। एक तो हमारा इस तरह से लंबाई में लगता है और दूसरा आपका इस तरह से चौड़ाई में लगता है। तो जब ये आपने जो करघा लिया था, करघे पे पहले आपने इस तरह से कपड़ों को धागों को लगा दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उसमें इस तरह से धागा डालते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाना। तो जब आप इसको डालते हैं और जब ये यहाँ से एक बार दोबारा जाता है, तो ये हम इसको बोलते हैं एक पिक हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब फिलिंग का धागा आपका यही है। फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिकिंग बोलते हैं। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीटिंग में लूप के स्तंभ जो कि लूप एक्सिस के समानांतर चलते हैं, होते हैं, क्या होते हैं? क्या वो बेल्स होते हैं? क्या वो कोर्स होते हैं? क्या वो फिलिंग होते हैं? या एक से अधिक होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि नीटिंग में लूप के स्तंभ, नीटिंग मतलब एक बुनाई होती है, नीटिंग मतलब बुनाई और वीविंग को भी हिंदी में ही बुनाई कहते हैं। तो जो नीटिंग में लूप के स्तंभ जो कि लूप एक्सिस के समानांतर चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वेल्स बोलते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वह बिना
बुनाई वाला कपड़ा जो ऊनी रेशे से बना होता है। ये हमने इतनी बार डिस्कस किया है कि इसका आंसर तो आपको पहली नज़र में ही आ गया होगा। तो वह बिना बुनाई वाला कपड़ा जो ऊनी रेशे से तैयार होता है। पहली बात तो ऊनी रेशे से तैयार होता है, दूसरी बात वह बिना बुनाई वाला कपड़ा होता है। तो क्या होता है? क्या वो नीटिंग कहलाता है? क्या वो बार्डिंग कहलाता है? क्या वो फेल्टिंग कहलाता है? या एक से अधिक कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने जब पहली क्लास ली थी तब भी हमने वहाँ पर फेल्टिंग की बात की थी। फेल्टिंग फेल्टिंग क्या होता है? इसमें आपको बिना बुनाई का कपड़ा होता है, बिना बुनाई वाला कपड़ा होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप जो है कपड़े की बुनाई नहीं करते हैं, इसमें जो ऊनी रेशे होते हैं, उनको हम टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा क्या करते हैं, उनको टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा ही उनको आपस में चिपका देते हैं। तो वही जो हम चिपकाते हैं कपड़े को, उसको हम फेल्टिंग बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम इसको चिपकाने में किसी प्रकार के गोंद का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम इसको चिपकाते कैसे हैं? तो हम इसको नम अवस्था में टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू इसको हम चिपका देते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो होता है फेल्टिंग। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बिना बुनाई वाला कपड़ा जो ऊनी रेशे से तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, फेल्टिंग, मतलब कि उसको हम नमदा बोलते हैं। तो जो आपका नमदा होता है, नमदा कैसे तैयार होता है, तो नमदा जो आपका होता है वो फेल्टिंग से तैयार होता है, मतलब हम उसे प्रेशर देकर और टेम्परेचर पे उसको हम कपड़ा तैयार करते हैं, लेकिन उसमें बुनाई का प्रयोग, मतलब उसमें बुनाई नहीं करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि परिसज्जाएं जो उपकरणों जैसे कॉपर प्लेट, सिलेंडर या टेंटरिंग फ्रेम के द्वारा कपड़ों पर लगाई जाती हैं क्या है? क्या वो टिकाऊ परिसज्जा है? क्या वो रासायनिक परिसज्जा है? क्या वो यांत्रिक परिसज्जा है? या उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? अभी हमने टेक्सटाइल की क्लास नहीं ली है, अभी हमने टेक्सटाइल को कवर नहीं किया है, हमने 5 से 6 क्लासेज ही ली हैं। तो जब आप टेक्सटाइल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप जो है परिसज्जा के बारे में पढ़ेंगे। परिसज्जा कितनी प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? एक तो आपकी होती है रासायनिक और दूसरी होती है आपकी यांत्रिक। रासायनिक में आपका क्या आ जाता है? रासायनिक में आपका आ जाता है जिसमें हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि इसमें आपका वेट आ जाता है। वेट मतलब जो आर्द्र, आर्द्र में आप क्या करेंगे, आप अगर कोई रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसमें पानी का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, तो रासायनिक विधि से आप परिचर्या करते हैं। लेकिन आपका जो दूसरा वाला है, दूसरा आपका मतलब यांत्रिक परिचर्या, इसमें आप यंत्रों के माध्यम से जैसे जैसे आपका हो गया कॉपर प्लेट हो गया, सिलेंडर हो गया, टिंटरिंग फ्रेम हो गया, इन सब के द्वारा जो आप कपड़ों पर परिसज्जा करते हैं, वो आपकी हो जाती है यांत्रिक परिसज्जा। तो आपको इसका राइट आंसर समझ में आ गया होगा कि आपके 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये कौन-सी परिसज्जा होती है? तो ये होती है आपकी यांत्रिक परिसज्जा। अब हमने रासायनिक के बारे में और यांत्रिक के बारे में, दोनों के बारे में समझ लिया है। अब हम जान लेते हैं ये टिकाऊ परिसज्जा क्या होता है। तो एक परिसज्जा होता है जो टिकाऊ होता है और एक परिसज्जा ऐसा होता है जो परमानेंट होता है। मतलब कि जो कपड़े पे परिसज्जा की गई है ना, वो परिसज्जा वैसी की वैसी ही रहेगी। आपका कपड़ा फट जाएगा, आप फेंक देंगे कपड़ा, लेकिन आपके कपड़े की परिसज्जा जो है, वो वैसी ही रहेगी। तो वो आपकी हो जाती है जो परमानेंट परिसज्जा हो जाती है। और दूसरी होती है टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब ये हो जाता है कि जैसे जो परिसज्जा कपड़े पर की गई है, वो परिसज्जा इतनी जल्दी नहीं, जैसे आप 2 बार 3 बार धुलेंगे, उसकी साफ-सफाई करेंगे, तो वो परिसज्जा नहीं जाएगी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे आप मतलब उसको आप 4-6 बार धुलेंगे, 8-10 बार धुलेंगे, तो क्या होगा, वो फीका पड़ता चला जाएगा और धीरे-धीरे ये खराब होगा। तो वो हो जाता है आपका टिकाऊ परिसज्जा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यांत्रिक परिसज्जा, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं और वो उपकरण क्या-क्या हैं?
तो वो हो गए आपके कॉपर प्लेट हो गया, सिलेंडर हो गया या फिर टेंटरिंग फ्रेम हो गया। ये इन सारी चीज़ों से जो परिसज्जा की जाती है वो आपकी होती है यांत्रिक परिसज्जा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौन-सी परिसज्जा में कपड़े की सतह से निकले धागों के रेशों को हटाया जाता है ताकि एक साफ, चिकनी और समान सतह मिल सके? मतलब वो कौन-सी परिसज्जा है जिसमें आप जो सतह पर धागे निकले होते हैं उनको आप हटा देते हैं। हटाने का पर्पज़ क्या होता है? हटाएँ तो उससे हमें एक साफ, चिकना और समान सतह मिल सके, इसीलिए हम उसको हटा देते हैं। तो वो कौन-सी परिसज्जा होती है? क्या वो स्कॉरिंग होती है? क्या वो ब्लीचिंग होती है? क्या वो सीजिंग होती है? या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या फिर इनमें से कोई नहीं सही है? तो आपको पता है स्कॉरिंग हम किसमें करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कॉरिंग परिसज्जा किस पर की जाती है? तो स्कॉरिंग क्या होती है? स्कॉरिंग हम ऊन पर करते हैं। ऊन पर मतलब ऊन पर करते हैं और रेशम पर भी कर लेते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता किसे देनी है? ऊन को देनी है। तो जो स्कॉरिंग का मतलब क्या होता है कि जो ऊन में जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, उनको हटाया जाता है। जो उनमें आप अनचाही चीज़ें आ जाती हैं, गंदगी जो होती हैं, उन सारी गंदगी को साफ करना ही आपका स्कॉरिंग होता है। और ये जो आपका ब्लीचिंग है, ये ब्लीचिंग में क्या होता है, जब आप रंग-बिरंगे कपड़ों पर ब्लीच कर देते हैं तो उसका रंग क्या होता है, उड़ जाता है। तो हम ब्लीचिंग भी विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर करते हैं, ठीक? ये ब्लीचिंग आपका सूती कपड़े पर किया जाता है, मतलब कॉटन के कपड़े पर। लेकिन ये जो सीजिंग है ना, सीजिंग परिसज्जा किस पर की जाती है? तो सीजिंग परिसज्जा क्यों की जाती है? सीजिंग का मतलब ये हो जाता है कि सीजिंग परिसज्जा में आप कपड़े की सतह से निकले धागों को हटा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपको एक साफ, चिकनी और समान सतह वाले कपड़े मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा, सीजिंग परिसज्जा की जाती है। बाकी स्कॉरिंग और ब्लीचिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जब टेक्सटाइल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम स्कॉरिंग, ब्लीचिंग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी ब्लीचिंग के बारे में आपने पहले पढ़ा है। फिर हम स्कॉरिंग कहाँ पढ़ेंगे? तो स्कॉरिंग आपका ऊन में ही मिलता है। मतलब आपको अगर बताना है, अगर आपके ऑप्शन में स्कॉरिंग ये पूछा जाता है आपसे, स्कॉरिंग किस पर की जाने वाली परिसज्जा है? तो अगर आपको ऊन और रेशम दोनों दिया गया है, तो आप किसको चुनेंगे? आप चुनेंगे ऊन को। प्राथमिकता किसे देंगे? ऊन को देंगे, ना कि रेशम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मर्सराइजिंग में किस में सुधार आता है? मतलब जो मर्सराइजिंग परिसज्जा की जाती है, तो उसमें किस में सुधार आता है? सबसे पहले चमक, मजबूती, रंगाई या एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है मर्सराइजिंग का जो मर्सराइजिंग करने से क्या होता है, तो उसके 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो मजबूती, चमक और अवशोषक क्षमता। तो अगर जो है इसमें पूछा जा रहा है आपसे अवशोषक क्षमता, अगर उसकी अवशोषक क्षमता अच्छी होगी तभी तो उसकी रंगाई अच्छी होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 4th वाला हो जाएगा, एक से अधिक। क्योंकि जब हम मर्सराइजिंग करते हैं ना, तो मर्सराइजिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि कपड़े में चमक आ जाए, कपड़े में मजबूती आ जाए और कपड़े में अवशोषक क्षमता, मतलब अगर अवशोषक क्षमता है तो उसकी रंगाई भी अच्छे से होगी, रंग भी अच्छे से चढ़ेगा। तो ये तीनों फ़ायदे होते हैं किसके? मर्सराइजिंग के। अगर आपने पहली क्लास ली थी टेक्सटाइल की, नहीं दूसरी क्लास ली थी जहाँ पर हमने टर्मिनोलॉजी की बात की थी, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कपड़ों पर रबर, ऑक्सीकृत तेल या वार्निश के लेप के द्वारा बनाई जाती है। मतलब किस कपड़े पर जो है, अगर किसी कपड़े पर रबर का कपड़ा है, कपड़े पर रबर लगा है, ऑक्सीकृत तेल लगा है या फिर वार्निश के लेप हुए हैं, तो वो क्या करेगा?
क्या वो जलरोधक परिसज्जा होता है? क्या वो अग्निरोधक परिसज्जा होता है? क्या वो रोधक परिसज्जा होता है? या फिर वो इनमें से एक से अधिक होता है या फिर कोई नहीं होता है? तो आपको पता है कि आपने देखा होगा जब आपके घर पे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए किस प्रकार का जो है उनका बेडशीट तैयार करते हैं। तो हम उनके लिए एक अब मार्केट में मिलता है तो रबर वाला, तो उससे क्या होता है, उससे अगर बच्चा जो है बच्चे को उस पे इसलिए लिटाते हैं ताकि और जो उसके बिस्तर हैं वो गीले ना हों। मतलब कि ये जो कपड़े होते हैं, कपड़ों पर रबर, ऑक्सीकृत तेल या वार्निश के लेप द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है, उसका कार्य होता है जल रोधक परिसज्जा। मतलब कि ताकि वो जल उससे जल को वो रोक सके, जल नीचे ना जाए। तो ये कौन सी परिसज्जा होती है? तो ये जल रोधक परिसज्जा होती है। अग्निरोधक क्या होता है? तो आपको पता है, जिसमें जो अग्नि के प्रभाव से बचा सके हमें। दूसरा मौतरोधी, मतलब जिसमें कीड़े ना लगते हों। ये था हमारा ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसी रंजक के अणु में वह पदार्थ जो रंग की तीव्रता या चटकीलेपन को निर्धारित करता है। किसी रंजक के अणु में वह पदार्थ जो रंग की तीव्रता या चटकीलेपन को निर्धारित करता है, क्या है? क्या वो ऑक्सोक्रोम है? क्या वो क्रोमोफोर है? क्या वो ऑक्सिलरीज है? या एक से अधिक है? या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है ये रंगों का जो निर्धारण होता है, इनकी तीव्रता, इनका चटकीलापन, इसमें आपका ये ऑक्सोक्रोम आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सोक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कच्चे रेशे की रंगाई को डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या उसे सॉल्यूशन रंगाई कहते हैं? क्या उसे स्टैक रंगाई कहते हैं? या फिर उसे हम रेशे की रंगाई कहते हैं? उपर्युक्त में से एक से अधिक कहते हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है, जब आप रंगाई का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि रंगाई 3 प्रकार से होती है। कैसे? एक तो हम धागे की रंगाई करते हैं आपका, और एक पहले तो हम रेशे की रंगाई करते हैं, दूसरा एक आपका धागे की रंगाई होती है और बने कपड़े की भी रंगाई की जाती है। तो रंगाई कई प्रकार से मतलब 3 प्रकार से किया जाता है। अब इसमें भी आपका जो है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका स्टैक रंगाई भी होता है और रेशे की रंगाई भी होता है, सॉल्यूशन रंगाई भी की जाती है। मतलब इसमें आपका ये दोनों ऑप्शन आपको पहले ही ध्यान रखने हैं। तो इसमें आपके कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो 4 वाला है, वो आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जब हम रंगाई का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो आपने देखा जो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें आपके रंगाई और डाई, मतलब डाई और प्रिंटिंग, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब हमारी क्लास टेक्सटाइल चलेगी, मतलब टेक्सटाइल की क्लास चलेगी, उसमें जब हम, वैसे तो आपको पता है ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको अभी से आप पढ़ लीजिएगा, उसमें डाई और प्रिंटिंग, ये सारी फिनिशिंग, इन सारी चीज़ों को अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि रेडीमेड वस्त्रों पर लगे देखभाल संबंधी लेबल किसके बारे में सूचना देते हैं? जब आप कपड़ों को खरीदते हैं, आपके पास अभी कोई कपड़ा होगा तो आप उसमें देखिएगा, वहाँ पर एक लेबल लगा होता है, मतलब किसी भी कपड़े में एक छोटी-सी देखेंगे एक छोटा-सा लेबल लगा होता है। उस लेबल पर कुछ सिंबल दिए होते हैं। तो आपको वही पूछा जा रहा है कि जो रेडीमेड वस्त्रों पर देखभाल के संबंधी जो लेबल लगे होते हैं, उस पर किसकी सूचना दी होती है? क्या वो इस्त्री की सूचना दी होती है? क्या वो धुलाई की दी होती है? क्या वो सुखाई की दी होती है, या एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम केयर सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ये भी आपके टेक्सटाइल का ही है। तो जब हम उसमें केयर सिंबल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा
कि एक कुछ इस तरह से निशान बना रहेगा और यहाँ पर हाथ जैसा बना रहेगा, वो धुलाई का होगा। और कुछ इस तरह से प्रेस का रहेगा, उस पे एक डॉट दिया है तो इसका मतलब वो 30 डिग्री पे आपको टेम्परेचर रखना है। अगर उस पे कुछ इस तरह से दिया गया है मतलब आपको स्ट्रीम भी देनी है। अगर ये कट किया गया है मतलब आपको स्ट्रीम नहीं देनी है। अगर यहाँ पर डबल डॉट दिया गया है इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसे जो है इसका टेम्परेचर कितना रखा है। बेसिकली टेम्परेचर को बताता है, जो आपका डॉट होता है वो टेम्परेचर के लिए बताता है। और आपको कपड़ों को किस तरह से सुखाना है, किसका ड्राई क्लीन करना है, किसको कहाँ पर धूप में सुखाना है, किसको छाँव में सुखाना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो आप वहाँ पर जो लेबल लगा है आप उस लेबल में देखिए तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई सिंबल ज़रूर दिखेगा, वो केयर सिंबल होता है। तो आपको पता चल गया अब कि जो हमारे कपड़ों में केयर सिंबल दिया रहता है, वो उसमें क्या रहता है, उसमें इस्त्री से संबंधित सूचनाएँ भी रहती हैं, धुलाई से संबंधित सूचनाएँ भी रहती हैं और सुखाई से भी संबंधित सूचनाएँ रहती हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कपड़ों का भंडारण करने से पहले क्या पक्का करना चाहिए? मतलब अगर आप कपड़े का भंडारण कर रहे हैं, भंडारण का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी आपने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं, मान लेते हैं कि ठंडी बीतने वाली है, अभी तो आपने सारे गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, तो जब आप इनको वापस रखने जाएँगे, हम गर्मी में तो इन कपड़ों को नहीं पहनेंगे, तो जैसे ही गर्मी आनी स्टार्ट होगी, हम क्या करेंगे, हम कपड़ों को रखेंगे। अब जब आप कपड़ों को रखेंगे, तो आप क्या-क्या देखेंगे? देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसको अपने जीवन से जोड़ते हुए चलिए। अब आप ऐसा सोचिए जब आप इन कपड़ों को रख रहे हैं, अपने गर्म कपड़ों को, तो आप क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले कपड़ा आपका साफ और सूखा है या नहीं? क्या आप गीले कपड़े को डाल देंगे बॉक्स में या बक्से में जिसमें भी आप डालेंगे? आपकी अलमारी होगी जिसमें भी आप रखेंगे। क्या कपड़े सूखे और उसमें जो है साफ होंगे या नहीं? तो हाँ, सूखे होंगे, साफ होंगे। दाग धब्बे हटा दिए गए हों, हाँ, तो हम क्या करेंगे अगर हमारे कपड़ों में दाग धब्बे लगे हैं तो हम उनको क्या करेंगे उनकी साफ-सफाई करेंगे, दाग धब्बों को हटा देंगे। अगला है फटे हुए स्थान की मरम्मत करेंगे। जी हाँ, अगर हमारे कपड़े फट गए हैं तो हम उनकी मरम्मत करेंगे। तो अगर आप कपड़ों को संरक्षित करने जा रहे हैं मतलब उनका भंडारण करने जा रहे हैं, तो आप इन सारी बातों को ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें आप कन्फर्म करेंगे। अगर आपके कपड़े सूखे हैं, साफ हैं, उनके दाग धब्बे हटे हैं, उनकी जो फटी कपड़े थे उनका मरम्मत हो गया है, तब आप क्या करेंगे तब आप अपने कपड़ों को रखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह तरीका जिसमें संपूर्ण बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समय-समय पर उन्हीं बच्चों को दोबारा जाँच की जाती है, उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? क्या पार अनुभागीय विधि बोलते हैं? क्या नैदानिक विधि बोलते हैं? क्या हम उसे अनुदर्ध विधि बोलते हैं? या फिर एक से अधिक है या आपका इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें मतलब इसमें हम कह क्या रहे हैं? ये क्वेश्चन आपसे कह ये रहा है कि अगर कोई एक वह तरीका जिसमें संपूर्ण बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समय-समय पर उन्हीं बच्चों की दोबारा जाँच की जाए। कहने का मतलब आप जो है किसी बच्चे का उसके बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसमें कहा जा रहा है कि एक वही बच्चा है उस जब वो 1-2 विधियाँ होती हैं जाँचने की। पहली विधि ये हो जाती है आपकी कि जिसमें आप एक बच्चा है, कोई बच्चा है 5 साल का है, आप उसको ले लेते हैं और जब वो 5 साल से और जब वो 12 साल, 13 साल का हो जाता है, तब तक आप उसी बच्चे का मतलब कि वो 5 साल का हुआ, वो 10 साल का हुआ तब उसका कैसा बर्ताव था, कैसा उसका मतलब किस तरह से विकास हुआ और जब वो 18 साल का हुआ तब उसका किस तरह से विकास हुआ।
एक तो आप ऐसे कर सकते हैं और दूसरी विधि ये होती है कि आप एक 5 साल के बच्चे को ले लेंगे, एक 10 साल के बच्चे को ले लेंगे, एक 15 साल के बच्चे को ले लेंगे और आप उन सभी का अध्ययन करेंगे। मतलब एक ही समय पर अलग-अलग अवस्थाओं के अलग-अलग बच्चों का अध्ययन करना। ये हो जाता है और ये हो जाता है आपका एक एक ही बच्चे का एक ही बच्चे का आप इंतज़ार करेंगे कि वो जैसे-जैसे वो अलग-अलग अवस्थाओं में पहुँचेगा, आप वैसे-वैसे उसका अध्ययन करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ये जब आप इस तरह से अध्ययन करते हैं तो वो आपका अनुदयर्ध अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुदयर्ध कहलाता है। ठीक? तो इसका राइट ऑप्शन कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 3। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार अनुभागीय विधि क्या है और अनुदयर्थ विधि क्या है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सामाजिक शिक्षण थ्योरी के ज़्यादातर सिद्धांतों को किसने विकसित किया है? क्या एल्बर्ट बंडूरा ने किया है? क्या जॉन वॉटसन ने किया है? इवान पावलोव ने किया है? या फिर इनमें से एक से अधिक ने किया है या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं किया है? तो आपको पता है सामाजिक शिक्षण थ्योरी किसने दिया है? तो वो दिया है आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अब आप कमेंट करके बताएँगे कि इवान पावलॉक ने कौन-सी थ्योरी दी है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सुदृढ़ीकरण या दंड पर आधारित सीखना है, क्या है? क्या वो स्फूर्ति अनुकूलन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, बिहेवियरिज्म है या एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है सुदृढ़ीकरण या दंड पर आधारित जो सीखना है, वो आपका स्फूर्ति अनुकूलन है। और आप मुझे अब कमेंट करके बताएँगे कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग किनकी थ्योरी है, ठीक? और ये जो दोनों क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं, ये आपका 55 एंड 54 ये बहुत ही ये कह सकते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके टेट और सीटेट के क्वेश्चन हैं, वहीं से इनको उठाया गया है, ठीक? लेकिन हम फिर भी इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं। इनका जो क्वेश्चन पूछने का लेवल होता है, वो हाई होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा है तो जो आपके टेट और सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ का लेवल है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका जब दूसरे की क्रियाकलापों से खुशी या मनोरंजन प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई दूसरा व्यक्ति खेल रहा है, अगर उसके क्रियाकलापों से आपको खुशी मिल रही है, आपका मनोरंजन हो रहा है, तो वो क्या है? आप मनोरंजन तो छोड़ दीजिए, अब हम आ जाते हैं सक्रिय और निष्क्रिय खेल पर। तो आपको पता है कि ये जो खेल होता है ना, खेल से बच्चा क्या रहता है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक इन सभी प्रकार से स्वस्थ रहता है, इसीलिए खेल इतना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति खेल रहा है, आप खुद नहीं खेल रहे हैं, अगला व्यक्ति खेल रहा है लेकिन उसके खेलने से आपको क्या मिल रही है? आपको खुशी मिल रही है, आपका मनोरंजन हो रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका निष्क्रिय खेल होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें सक्रिय नहीं हैं, इसमें सामने वाला सक्रिय होकर खेल रहा है। अगर आप खेल रहे होते और आपके खेलने से आपको खुशी मिलती, आपको मनोरंजन होता, तो ये क्या होता? तब ये आपका सक्रिय खेल के अंतर्गत आता। लेकिन यहाँ पर आप स्वयं नहीं खेल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कोई खेल रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो ऐसे में आपका ये निष्क्रिय खेल हो जाता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्यक्तित्व के नमूने को क्या निर्धारित करता है? व्यक्तित्व के नमूने को क्या निर्धारित करता है? आत्म अवधारणा, लक्षण मतलब खासियत या व्यक्तिकता? तो आपको पता है अगर आप किसी के व्यक्तित्व को जाँचते हैं, तो एक तो आपका हो जाता है आत्म अवधारणा। आत्म अवधारणा का मतलब क्या होता है कि हम अपनी चीज़ें अपना ओपिनियन देते हैं। मतलब कि जो हमारी अवधारणा होती है, हमारे हिसाब से क्या
हम क्या सोच रहे हैं, वो आपका हो जाता है आत्मनिर्धारण। दूसरा हो जाता है लक्षण, खासियत। आप उस व्यक्ति के लक्षण और खासियत से उसके क्या करते हैं, व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। और व्यक्तिकता, आपको पता है व्यक्तिकता क्या होती है, ये भी व्यक्तित्व के निर्धारण में सहायक होता है। तो ये जो तीनों हैं आपके कौन-कौन से, आत्म अवधारणा, लक्षण जिसे हम खासियत बोलते हैं, और आपका जो व्यक्तिकता है, ये क्या हो जाते हैं, ये ये आपके व्यक्तित्व के निर्धारण में सहायता करते हैं, या ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मोरल शब्द, जो लैटिन शब्द मोरिस से निकला है, इसका मतलब क्या होता है? मोरिस का मतलब क्या होता है? क्या वो शिष्टाचार होता है? क्या वो रीति-रिवाज होता है? क्या वो लोक तरीके होते हैं, या फिर एक से अधिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि जो मोरिस होता है, मोरिस का अर्थ क्या होता है? शिष्टाचार होता है, रीति-रिवाज होता है, लोक तरीके, शिष्टाचार, आचार-व्यवहार, ये सारी क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें मोरिस का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है? विस्तार के दर्शन मतलब आप समझिएगा, आपने प्रसार शिक्षा के दर्शन। दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है कि आपका नज़रिया क्या है, ठीक? तो प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या होगा? लोग महानतम संसाधन हैं। यह सहयोगात्मक प्रयास है। इसकी नींव लोकतंत्र में है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, आपने जब एक्सटेंशन एजुकेशन की तीसरी क्लास ली थी, या फिर चौथी क्लास ली थी, तब वहाँ पर हमने प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने पढ़ा था कि ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग सबसे बड़ा संसाधन होते हैं। लोग क्या होते हैं? सबसे बड़ा संसाधन होते हैं। यह सहयोगात्मक प्रयास होता है। इसकी नींव क्या होती है? लोकतंत्र में होती है। तो आपका ये जो 4th वाला ऑप्शन है, 4th वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रसार शिक्षा मतलब प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है, दर्शन में ये तीनों चीज़ें आपकी आती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 4th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कि विस्तार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों का शिक्षा के माध्यम से विकास हो। कौन-सा विकास हो? विस्तार का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों का शिक्षा के माध्यम से कैसा विकास हो? आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, एक से अधिक हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। हमने आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि विस्तार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों का शिक्षा के माध्यम से, चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा हो, चाहे वो आपका कोई भी शिक्षा हो, प्रसार शिक्षा हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, इन सभी का उद्देश्य यही होता है कि लोगों का आर्थिक विकास किया जाए और उनका सामाजिक विकास भी किया जाए। तो इससे क्या होगा? इससे इनका आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। ये हमने एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर 4th वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से जिसने भी एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास नहीं ली है, तो प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन आपको करवाया गया है वहाँ पर। और एक ज़रूरी बात, आप लोगों को आज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। रोज़ रात 9 बजे आपको वहाँ पर क्विज़ मिलेगी, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्विज़ की संख्या आपकी 5 ही रहेगी। आप अगर जॉइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका,
कि किस पर विस्तार शिक्षण की विधि निर्भर करती है। जो विस्तार शिक्षण है, आप विस्तार से परेशान मत होइएगा। विस्तार को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब प्रसार। तो आपको इसके हिंदी वर्जन से परेशान नहीं होना है। क्या है? किस पर विस्तार शिक्षण की विधि निर्भर करती है? श्रोताओं की संख्या पर, लक्षित श्रोताओं का स्थान, समय उपलब्ध, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अगर आप कहीं पर प्रसार शिक्षा करने जा रहे हैं किसी भी गाँव में, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? श्रोताओं की संख्या। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है एक लीफलेट, पैम्पलेट ये सारी चीज़ लेके जाएँ और जनता तो वहाँ पर बहुत है, अनपढ़ है, उनको आता नहीं है पढ़ना, आप लीफलेट, पैम्पलेट लेकर चले गए हैं, तो क्या होगा? तो बाधा आ जाएगी। लक्षित श्रोताओं का स्थान, आप किस स्थान पर जा रहे हैं? क्या आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ बिजली आदि की व्यवस्था है? अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है, आप कंप्यूटर, लैपटॉप लेकर जा रहे हैं, तो कोई मतलब है? नहीं है। समय उपलब्धता, आप जहाँ पर जा रहे हैं सिखाने के लिए, क्या वहाँ के लोग उस समय पर उपलब्ध हैं? तो जो ये सारी चीज़ें मतलब ये तीनों श्रोताओं की संख्या, श्रोताओं का स्थान और समय की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें शिक्षण की विधि पर निर्भर करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला। अभी तक जो भी हमने एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन देखे हैं, वो बाहर से नहीं आए हैं। जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है, वहीं से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। आगे भी देख लेते हैं हम। तो विधि प्रदर्शन है एक डॉट 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 विस्तार शिक्षण तरीका। क्या विधि प्रदर्शन? आपने जब प्रदर्शन के बारे में देखा था तो एक आपने देखा था विधि प्रदर्शन और दूसरा जो देखा था आपने देखा था परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन में क्या हो रहा था? विधि प्रदर्शन में आप उस क्रिया को करके बता रहे थे, आप पूरी विधि से उनको करके दिखा रहे थे। और परिणाम में क्या हो रहा था? परिणाम में आप बनी-बनाई चीज़ों को ले जाकर उनके सामने रख दे रहे थे। जैसे जैसे मान लेते हैं आपने कोई नया बीज लेके गए आप गाँव में और वहाँ पे खेती करने के लिए आपने बोला कि ये बहुत अच्छी फसल है या हम मान लेते हैं कि कहीं पर गेहूँ लगा था, धान लगा था। धान में बहुत ज़्यादा कीड़े वग़ैरह लगते हैं ना, धान बहुत जल्दी खराब होता है। तो आपने कहा कि अगर आप ये दवा डाल देंगे तो ये जो खेत हैं इसमें धान है इसमें ये धान खराब नहीं होगा, इसमें जो है कीड़े नहीं लगेंगे या जो भी कीटाणु लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे, आपका जो धान है वो अच्छा होगा। तो उन्होंने डाल दिया, तो आप गए बगल वाले गाँव में बुला के लेके आए और बोले देखिए भाई हमने इनको बताया था और इन्होंने यही दवा डाली है, इनकी फसल कितनी अच्छी है। तो ये आपका हो गया परिणाम प्रदर्शन। लेकिन विधि प्रदर्शन क्या है कि आप गाँव वालों को जाके दवा डालें और वो दवा जब तक असर करे, धान अच्छे से तैयार हो जाए, फिर जो आप परिणाम वो गाँव वाले विधि से देखेंगे मतलब दवा डालने के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुआ या जिस तरह से आपकी फसल तैयार हुई, जब उसको देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा विधि प्रदर्शन। या एक उदाहरण से और हम समझते हैं, जैसे आप किसी गाँव में गए और महिलाओं को बताएँ कि आम का अचार बनाने की विधि ऐसी होती है। देखिए, आप अचार का डिब्बा लेके गए और बोले कि देखिए हमने आम को काटा, उसको सुखाया और उसका जो है मसाला-वसाला डाल के इसको हमने अचार बना दिया है। इस तरह से हम अचार बनाते हैं। तो ये आपने क्या किया, उनको परिणाम प्रदर्शन करवाया। आपने उनको बनी-बनाई चीज़ ले जाकर दे दी। और दूसरा ये हुआ कि आप उन्हीं गाँव वालों के सामने जाएँगे, फल तोड़ के लाएँगे मतलब कि आम तोड़ के लाएँगे, काटेंगे, सुखाएँगे, उसमें मसाले वग़ैरह उनके सामने मिलाकर रखेंगे, अचार बनाकर उनके सामने तैयार करेंगे। ये आपका हो जाता है विधि प्रदर्शन। तो उम्मीद है आपको विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका विधि प्रदर्शन है एक क्या? डॉट, डॉट, डॉट विस्तार शिक्षण का तरीका है क्या? समूह का है, व्यक्तिगत है, व्यापक है, उपरोक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो ये विधि प्रदर्शन होता है, ये क्या होता है? ये समूह विस्तार शिक्षण तरीका होता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका लीफलेट
फ़ोल्डर, बुलेटिन, न्यूज़लेटर, जर्नल और मैगज़ीन तक पहुँचने के तरीके हैं। किस तक? व्यक्तिगत दर्शक तक पहुँचने के, लोगों के समूह तक पहुँचने के, जनता तक पहुँचने के, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जब आपने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था तब वहाँ पर हमने इसके बारे में चर्चा किया था। आप देख रहे हैं कि जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन बने हैं वो हमारी क्लास से बाहर नहीं है, मतलब कि हमने इन सबको डिस्कस किया है। तो ये जो लीफलेट हो गए, पैम्पलेट हो गए, फ़ोल्डर हो गए, न्यूज़लेटर हो गए, आप देखिए ना ये जो न्यूज़लेटर होते हैं, ये क्या 1 लोग तक जाते हैं? 1 लोग का मतलब व्यक्तिगत हो गया। क्या समूह मतलब 8 से 10 लोगों तक जाते हैं, 20 लोगों तक मान लेते हैं समूह, 50 लोगों तक भी हम मान लेते हैं समूह, लेकिन ये क्या जाते हैं मास तक जाते हैं, मतलब जनता तक जाते हैं, बहुत सारे लोगों तक जाते हैं। तो ये किन तक पहुँचने का तरीका होता है? तो ये जनता तक पहुँचने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अरस्तू के अनुसार संचार सामग्री है, क्या है? बोली है, श्रोता है, वक्ता है, एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी हमने डिस्कस किया है। हमने जो मॉडल पढ़ा था तो वहाँ पर अरस्तू मॉडल को डिस्कस किया था। क्या किया था? उनके मॉडल में कौन होता है? तो एक बोलने वाला होना चाहिए, बोली होनी चाहिए, श्रोता होनी चाहिए और वक्ता होनी चाहिए। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे अरस्तू मॉडल पूछा गया है तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना है, जो हमने बाकी के 8 से 10 मॉडल किए हैं। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो संचार की क्लास जाकर आप देख लीजिए, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को प्रभावशाली तरीके से संचार करने के अनुदेशात्मक उपकरण हैं। दृश्य, ध्वनि और दृश्य के माध्यम से मतलब हम सुन भी सकें और हम देख भी सकें। तो क्या वो सहायक सामग्री के माध्यम से होगा या श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से होगा या फिर दृश्य सामग्री के माध्यम से होगा या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको यहाँ क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया गया है, ध्वनि मतलब ध्वनि और दृश्य, मतलब श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में भी चर्चा किया है। हमने एक-एक को डिस्कस किया है, आपके श्रव्य साधन कौन से हैं, आपके दृश्य साधन कौन से हैं और आपके श्रव्य दृश्य साधन में कौन आएगा। तो आपको पता है श्रव्य दृश्य साधन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका क्या है? कठपुतली है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखिए कठपुतली का नाम लिया, कठपुतली हाजिर है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बिजली कटना आम है, वहाँ कौन-सा श्रव्य दृश्य तरीका सबसे सफल होगा? मतलब आप ऐसे गाँव में गए हैं, जहाँ पर बार-बार लाइट कट जाती है, जहाँ पर बार-बार बिजली कटना आम बात है। तो ऐसी जगह पे आप क्या लेकर जाएँगे? क्या आप वहाँ पर मोशन पिक्चर लेके जाएँगे? क्या आप वहाँ पर वीडियो दिखाएँगे या फिर कठपुतली शो दिखाएँगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि अगर आप मोशन पिक्चर ले जाएँगे या फिर आप वीडियो लेके जाएँगे तो इन दोनों में भी आपको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें सबसे आसान क्या है आपका? कठपुतली शो। क्यों? क्योंकि कठपुतली शो में ना तो आपको बिजली की आवश्यकता है और ना ही आपको किसी तरह के टीवी वगैरह की आवश्यकता है। इसमें क्या करना है, आप कठपुतली बना लेंगे और आपको बोलना मुँह से रहता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, संस्कृत में अंतर्निहित संचार प्रणाली और भारत में ग्रामीण सामाजिक वातावरण का सामान्य हिस्सा है, क्या है? क्या वो संचार मीडिया है, लोक मीडिया है या ड्रामा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है कि संस्कृति में निहित संचार जो प्रणाली है और भारत में ग्रामीण सामाजिक वातावरण का जो सामान्य हिस्सा है, ये सबसे पहले लोक मीडिया क्या होता है?
तो ये जो लोक मीडिया होता है, ये आपके जो आस-पास का वातावरण होता है और जो वहाँ की संस्कृति होती है, जिसका प्रचार-प्रसार होता है, यही आपका लोक मीडिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, वो आपका लोक मीडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप ड्रामा भी लेते हैं, तो भी आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 4th होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माना क्या गया है? सिर्फ़ ऑप्शन नंबर 2 को माना गया है। क्यों? आपको पता है लोक मीडिया क्या है। तो जो हमारे संस्कृत में अंतर्निहित संचार प्रणाली है और भारत में ग्रामीण समाज वातावरण का जो सामान्य हिस्सा है, वो आपका है लोक मीडिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ग्रामीण समाज शास्त्र में सम्मिलित है। ग्रामीण समाज शास्त्र में क्या सम्मिलित है? मानवीय संसाधनों का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है, ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध है या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ग्रामीण समाज शास्त्र का एक हिस्सा है क्या? ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र है ना, जैसे हम होम साइंस के ब्रांच पढ़ते हैं ना, कौन से? जैसे हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, आपका होम मैनेजमेंट हो गया और आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये अलग-अलग ब्रांच होते हैं ना, उसी तरह से जो हमारा समाजशास्त्र होता है, उसके भी कई ब्रांच होते हैं। तो उसी में आपका है एक ग्रामीण समाजशास्त्र। अब इस ग्रामीण समाजशास्त्र में क्या सम्मिलित होगा? तो ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध को सम्मिलित किया गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, छोटे एकल परिवार, गैर कृषि, जहाँ अच्छी तरह विकसित बुनियादी ढांचा है, बड़े और जटिल संस्थान किसकी विशेषता है? क्या है? एक बार हम फिर से क्वेश्चन देखेंगे। तो छोटे एकल परिवार, गैर कृषि, जहाँ अच्छी तरह विकसित बुनियादी ढांचा है, बड़े और जटिल संस्थान किसकी विशेषता है? क्या वो शहरी समाज की विशेषता है, ग्रामीण समाज की है, मेट्रोपॉलिटन समाज की है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन समाज का आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, जब नेताओं का विशिष्ट ज्ञान और समाज में उनके कार्य से उनकी पहचान हो तो उन्हें कहते हैं विचारवान नेता, कार्य उपयोगी नेता, धार्मिक नेता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप ये विचारवान नेता क्या होते हैं? विचारवान नेता वो होते हैं जो जाके सिर्फ़ अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी बात कहते हैं, वो होते हैं विचारवान नेता। कार्य उपयोगी नेता, कार्य उपयोगी नेता वो होते हैं जैसे जिनको हम उनके कार्य के द्वारा जानते हैं, जिनकी पहचान उनका कार्य होता है। धार्मिक नेता क्या होते हैं? तो धार्मिक नेता का मतलब ये होता है जिनकी एक धार्मिक मान प्रतिष्ठा है, जो धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके घर में पूजा-पाठ सुबह-शाम, दिन-रात पूजा-पाठ ही हो रहा है, तो क्या उसको हम कैसे जानेंगे? तो उसकी जो पहचान होगी ना, उसकी धार्मिकता उसकी पहचान होगी। मतलब हम उसे क्या कहेंगे कि ये धार्मिक नेता है। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है? तो ये तीनों प्रकार के नेता आपको समझ में आ गए हैं। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है जब नेताओं का विशिष्ट ज्ञान और और समाज में उनके कार्य से उनकी पहचान हो। तो कार्य से पहचान का मतलब कि कार्य उपयोगी नेता, ठीक? किसके नाम से जानेंगे हम उनकी पहचान? उन्हें हम कहेंगे कार्य उपयोगी नेता। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, परिवार वह है। परिवार क्या है? परिवार क्या होता है? जहाँ एक समूह के लोग जो एक दूसरे से खून के रिश्ते से, शादी या फिर गोद लेने से बंधे हों, क्या उन्हें परिवार कहते हैं? जो एक साथ रहते हों, जो एक आर्थिक इकाई बनाते हों, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि परिवार वह होता है जहाँ एक समूह के लोग
एक समूह के लोग एक दूसरे से खून के रिश्ते में बंधे हों या शादी से, गोद से, किसी तरह से बंधे होते हैं। ये तो आपका राइट हो गया। जो एक साथ रहते हों, हाँ, ये लोग एक साथ रह सकते हैं, ठीक? ये तो हम इसको सेकेंडरी में रखते हैं। जो एक आर्थिक इकाई से बनाते हों, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब परिवार वह होता है जहाँ पर लोग खून के रिश्ते से बंधे होते हैं या फिर गोद लिए हुए होते हैं, साथ में रहते हैं और एक ही आर्थिक इकाई से बंधे होते हैं। तो ये आपका हो जाता है परिवार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th वाला, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पारिवारिक अभिविन्यास वह है, क्या है? पारिवारिक अभिविन्यास क्या है? क्या जो एक व्यक्ति बच्चे होने पर बनता है, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हो, जो एक व्यक्ति बच्चे गोद लेने से पर बनता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर पारिवारिक अभिविन्यास का मतलब क्या समझेंगे? पारिवारिक अभिविन्यास का मतलब ये होता है कि जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ होता है, वो क्या होता है? वो होता है पारिवारिक अभिविन्यास। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक एकल परिवार तब बनता है जब, हमने परिवार के बारे में भी डिस्कस किया है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। एक एकल परिवार तब बनता है जब उसमें माता-पिता के साथ रिश्तेदार भी हों, दादा-दादी, चाचा-चाची और अन्य रिश्तेदार भी हों, वैवाहिक जोड़ा और उन पर आश्रित बच्चे हों, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जिसमें दादा-दादी, चाचा-चाची, नात रिश्तेदार ये सब लोग रहते हैं, वो तो हमारा संयुक्त परिवार रहता है। तो एकल परिवार क्या होता है? जिसमें वैवाहिक जोड़े और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, वो क्या होता है? वो आपका होता है एकल परिवार होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक एकल परिवार, वही क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमोगामी क्या संदर्भित करता है? होमोगामी क्या संदर्भित करता है? वह व्यक्ति जो शादी करते हैं उनसे जिनमें एक जैसी जातीयता, वंश, धर्म, धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं होती हैं। एक लिंग के व्यक्ति का दो या दो से अधिक लोगों से शादी, एक औरत की दो या दो से अधिक पुरुषों से शादी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता है, ये है आपका बहुविवाह। विवाह के बारे में हमने चर्चा किया है। तो होमोगामी क्या होता है? होमोगामी विवाह वो होता है, वह व्यक्ति जो शादी करते हैं उनमें जिनमें एक जैसी जातीयता, वंश, धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, वो आपके होमोगामी कहलाते हैं। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार की ऐसी संरचना परिवार की ऐसी संरचना जिसमें दोनों साथी बराबर शक्ति और अधिकार का शेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो क्या वो पैतृक संपत्ति कहलाता है, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है, समानाधिकारवादी परिवार कहलाता है, मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि पितृसत्तात्मक परिवार वो होती है जहाँ पर सत्ता पिता के हाथ में होती है। मतलब आपको ये भी पता है कि जो हमारा भारत है, भारत एक पितृसत्तात्मक परिवार है। मतलब यहाँ पर पिता की सत्ता चलती है। यहाँ पर बच्चे पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका होता है पैतृक संपत्ति। और पैतृक संपत्ति में क्या होता है? मतलब पैतृक परिवार में तो जो पितृसत्तात्मक परिवार होता है ना, इसमें जो क्या कहते हैं उसको, ज़मीन है, जो पैतृक संपत्ति होती है, वो पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है। पिता के बाद किसकी होती है? पुत्र को होती है। वहीं जो आपकी मातृसत्तात्मक परिवार है, वहाँ पर वंश का नाम जो चलता है, वो माता के नाम से चलता है। सत्ता किसकी होती है? माता की होती है। और जो धन होता है ना, धन, ज़मीन जायदाद, जो संपत्ति होती है, वो माता से बेटियों में जाती है। माता के बाद उसका किस किस पे अधिकार होता है? तो उस पर बेटियों का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार की ऐसी संरचना जिसमें दोनों साथी बराबर
शक्ति और अधिकार को शेयर करते हैं, वो होता है आपका समानाधिकारवादी परिवार होता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसका संदर्भ है कि दूसरों की फ़िक्र करना और आने वाली पीढ़ी की देखभाल और साझा करने वाला वापस सौंपना किसका है? जनरेटिविटी का है, स्थिरता का है, प्रतिबद्धता का है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि देखभाल कौन करता है? आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ें कौन सौंपता है? कौन आपको ज़िम्मेदारी बताता है? तो ये सारी चीज़ें जो करता है, वो होता है, उसे हम कहते हैं जनरेटिविटी बोलते हैं। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि प्रासंगिक स्मृति है। प्रासंगिक स्मृति क्या है? संसार के ज्ञान की स्मृति है। वह स्मृति जो महत्वपूर्ण आयोजन या अनुभव को याद रखती है। तथ्य और अनुभव की स्मृति उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रासंगिक स्मृति होती है ना, वो क्या होती है? तो वो आपकी होती है, ऐसी स्मृति होती है जो महत्वपूर्ण आयोजन या अनुभव को याद रखती है। हमारा जो दिमाग होता है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि इसमें इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सोचिए बचपन से लेके अभी तक जितने भी उम्र के हुए हैं, आप में आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन क्या सारी चीज़ें हमें याद हैं? नहीं। तो वह स्मृति मतलब जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमें याद रहता है, जो हमें हमेशा याद रहता है, वो क्या होता है? महत्वपूर्ण है, आयोजन या अनुभव को याद रखती है, वो क्या होती है? वो आपकी प्रासंगिक स्मृति होती है। तो आप समझ गए होंगे प्रासंगिक स्मृति क्या है? तो वह स्मृति जो महत्वपूर्ण आयोजन या फिर अनुभव को याद रखती है, वही आपकी प्रासंगिक स्मृति होती है। हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम हमेशा याद नहीं रख सकते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या वो बुरे हों, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अच्छे ही हों। हो सकता है कोई अच्छा भी पल हो, कोई बुरा भी पल हो, तो वो हमारे ज़हन में बैठ जाती हैं। जैसे अगर कोई अच्छी चीज़ होती है, तो हम उसे अच्छे समय पर याद आ जाती है हमें। जैसे कोई अच्छा आयोजन हुआ, अगर हमारे ज़हन में कोई गलत चीज़ें हैं, कोई बुरी चीज़ें हैं, बैठी हैं जो, तो हम अगर उसे देखते हैं ना दोबारा हमारे सामने वैसे किसी और के साथ होता है, तो वो भी हमें याद आ जाता है। तो क्या है कि वह स्मृति जो आयोजन या अनुभव को याद रखती हैं, वो आपकी होती हैं प्रासंगिक स्मृति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिल्क साड़ी जो पश्चिम बंगाल से है, उसमें बुनाई के जटिल नमूने जैसे राज दरबार हो गया, कृष्ण की कहानियाँ बनी होती हैं। तो क्या होती हैं? क्या वो बालूचरी साड़ी है? क्या वो चंदेरी साड़ी है? क्या वो कांचीवरम साड़ी है? या उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है, पहली बात आप क्या देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की साड़ी है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है, वो आपका हो जाता है बालूचरी साड़ी। लेकिन आपको यहाँ से सिर्फ़ बालूचरी साड़ी नहीं ध्यान रख लेनी है, आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है कि बालूचरी साड़ी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, ठीक? अब आप मुझे कमेंट करके बताएँगे ये चंदेरी और कांचीवरम कहाँ की साड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, आप उसे एक बार नेट पे गूगल पे डालेंगे ना तुरंत आ जाएगा। तो आप थोड़ी-सी मेहनत कर लिया कीजिए और जाके आप जो है गूगल पे सर्च मार के और आके यहाँ पर टाइप कर दिया कीजिए बस। अगर कुछ नहीं होता है तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लिया कीजिए। लेकिन आप एक बार देखा तो कीजिए, जो आपसे पूछा जाता है उसको आप सर्च किया कीजिए, बुक में देखिए और गूगल पे देखिए, कहीं न कहीं तो आपको मिलेंगी चीज़ें। तो अगर आपसे कोई चीज़ पूछा जा रहा है तो उसको बताया ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब डिज़ाइन रंजक को धागे की सहायता से प्रतिरोध करके किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बाटिक छपाई बोलते हैं, सॉरी बाटिक रंगाई बोलते हैं, टाई डाई बोलते हैं, इतक बोलते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपको पता है जब डिज़ाइन रंजक को धागे से बाँधकर अब बाँधना कहा गया है, तो आपको यहाँ से पकड़ लेना है टाई। टाई का मतलब क्या होता है? बाँधना और डाई का मतलब क्या हो गया? रंगना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपका? वो आपका हो जाएगा टाई एंड डाई। क्या होता है? टाई और डाई में आप जो फूल बना होता है या जो डिज़ाइन बनी होती है उसे हम बाँध देते हैं ताकि वहाँ पर रंग ना लगे, हमें उसे रंग से बचाना होता है। तो हम इस तरह से टाई और डाई की रंगाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का क्या आपके बीपीएससी पीजीटी का लास्ट क्वेश्चन है। किस कला से बंगाल में पुरानी साड़ी से नए घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण करके बनाए जाते हैं? कहाँ से? फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि किस कला से बंगाल में पुरानी साड़ी से नए घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण किए जाते हैं? क्या वो कसूती कढ़ाई है? क्या वो कांथा है? क्या वो चिकनकारी है? या उपरोक्त में से एक से अधिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी बंगाल की क्या होती है, बंगाल का आपने बार-बार नाम सुना होगा, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, बंगाल का कांथा बहुत ही फ़ेमस है। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं ना, उनसे नई चीज़ों को बनाते हैं। क्या करते हैं हम? नई चीज़ों को बनाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका बंगाल का कांथा होता है। कसूती आपका कहाँ का है? कर्नाटक का है और चिकनकारी आपके लखनऊ का है, ठीक? तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछे हैं उसके आंसर आप ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक? ये थे हमारे 80 क्वेश्चन पूरे जिसे हमने डिस्कस कर लिए। कौन से थे? ये थे हमारे जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था अभी दिसंबर में ही। तो ये उसी का पूरा क्वेश्चन पेपर था जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाती इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में किया। एक तो कल हमने किया था, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, चीज़ें आपको वहाँ पर भी कुछ नई मिलने वाली हैं, तो उनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक? बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, चीज़ें आपको नई मिली हों, समझ में आई हों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जॉइन कर लीजिए। शाम को आपको वहाँ पर क्विज़ मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर क्विज़ सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए ही इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना न्यू ईयर एन्जॉय कीजिए।